हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको मैं चर कारकों के बारे में कुछ यहाँ पे नियम बताने जा रहा हूँ और इसको 2-3 वीडियोस में मैं बहुत सारे आपको नियम बताऊंगा कि चर कारक का क्या महत्व होता है। तो पूरी वीडियो जो है इसी पे आधारित रहने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्योंकि ये पराशरी नियम नहीं है, ये जैमिनी नियम है और इनको भी आपको साथ साथ जब आप कुंडली देखते हैं तो साथ साथ इनको एनालाइज करना चाहिए, इन पे गोचर लगा के देखना चाहिए। और ये सब कैसे देखना है थोड़ा सा डिटेल्स में भी आपको कुंडलियों के साथ भी डिस्कस करके बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इसमें बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरा दूसरा चैनल जो मैंने बताया था कि मेरी सहयोगी हैं सरिता जी, उन्होंने अभी शुरू किया है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं, नाड़ी ज्योतिष के कुछ सूत्र हैं, कुछ पराशरी नियम हैं, कुछ जैमिनी के भी उसमें नियम जो है आपको धीरे धीरे करके बताए जाएंगे। तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा और साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पे भी बीच बीच में उनका नेम जो है वो डिस्प्ले करता रहूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आग्रह करता हूँ हमारे दोनों चैनल्स को आप सपोर्ट करें दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले एक लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उपायों के ऊपर और उसको लेकर एक कमेंट आया था मेरे को कि मैंने उसमें बीज मंत्र क्यों नहीं बताए हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इसको 2 वीडियोस में मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा रुक के मैं आपको बीज मंत्र और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जिसको हर ग्रह का मंत्र बहुत आराम से हर व्यक्ति पढ़ सकता है, जिसको हर ग्रह का गायत्री मंत्र कहा जाता है, वो मैं आपको हर ग्रहों के बारे में उसमें बताऊंगा दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चर कारक। चर कारक क्या होते हैं और ये कैसे देखे जाते हैं, इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से फलित जो हैं कुंडली में निकल कर आते हैं इनको लेकर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चर कारक होते क्या है। देखिए, जब आप पराशरी ज्योतिष पढ़ते हैं किसी इंस्टीट्यूट से जहाँ ऋषि पराशर के जो नियम है उनके बारे में बताया जाता है, तो उसमें जो है नित्य कारक होते हैं, यानी फिक्स्ड कारक जिसको कहा जाता है। हर कुंडली के लिए वो कारक जो है वो सेम होते हैं। जैसे शनिदेव अष्टम भाव के अगर कारक है या गुरुदेव दूसरे भाव के कारक है, पंचम भाव के कारक हैं, तो ये नित्य कारक होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, सदा हर कुंडली के लिए एक जैसे रहेंगे। लेकिन जैमिनी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कारक जो हैं अंशों के हिसाब से देखे जाते हैं और हर कारक का अपना एक महत्व होता है दोस्तों। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये कारक होते कौन से हैं जिनको चर कारक कहा जाता है। सबसे ऊपर आता है आत्मा कारक। ये सबसे महत्वपूर्ण है और जिन लोगों के पास इंग्लिश में सॉफ्टवेयर्स हैं उनके आगे ये ऐसे लिखा रहता है, यानी आत्मा कारक। अगर आत्मा कारक कुंडली में कमजोर होगा या पीड़ित होगा तो बाकी जो कारक होते हैं उनमें भी जो है कहीं ना कहीं बल में कमी हो जाती है दोस्तों। ये जब एग्जांपल्स लेंगे तब आपको बताएंगे। और आत्म कारक कौन सा होता है? जिसके सबसे ज्यादा अंश होते हैं। कोई भी ऐसा ग्रह जिसके सबसे ज्यादा अंश होंगे कुंडली में उसको आत्म कारक कहा जाता है। कोई भी ग्रह हो सकता है। नॉर्मली जब आप पराशरी नियम से देखते हैं तो सूर्य देव को या लग्न या लग्नेश को आत्मा का कारक माना जाता है, लेकिन जैमिनी में जिस ग्रह के सबसे ज्यादा अंश होते हैं उनको आत्मा कारक कहा जाता है। इसमें राहु केतु को हमें नहीं लेना है दोस्तों। अब यहाँ पे एक समस्या भी आपके सामने खड़ी हो सकती है, उसको पहले से ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर 2 ग्रहों की डिग्रीज एक जैसी हो जाती है, मान लीजिए कोई ग्रह 25 डिग्री पे है तो दूसरा भी 25 डिग्री पे आ जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, उनके मिनट्स देख लेने हैं। अगर मिनट्स भी बराबर होंगे तो फिर आपको सेकंड्स देख लेने हैं, अंश कला विकला जिसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं सेकंड्स जिस भी ग्रह के ज्यादा होंगे वो क्वालिफाई करेगा आत्मा कारक बनने के लिए दोस्तों। ये आप याद कर सकते हैं। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि 2 ग्रह जब एक ही डिग्रीज पर रहते हैं तो आपको अंश कला विकला भी देख लेनी है। जिसकी अंश कला विकला ज्यादा होगी दूसरे ग्रह से तो वो आत्मा कारक के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है
इसको नंबर 1 दे देते हैं। इसके बाद आता है अमात्य कारक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कौन सा ग्रह बनता है जिसके अंश इस ग्रह से कम होते हैं, यानी दूसरे नंबर पर जिसके अंश होंगे वो अमात्य कारक माना जाता है। तीसरा होता है भातृकारक, यानी जो छोटे भाइयों को या आपके छोटी जो बहनें होती हैं, मोस्टली ये भाइयों को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको भातृकारक कहा गया है। भातृकारक कौन बनेगा? जिसके अमात्य कारक से कम अंश होंगे, ये तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद आता है मातृकारक। कुछ बुक्स में इसको पितृकारक भी कहा जाता है, तो ये दोनों के लिए आप ले सकते हैं, माता और पिता दोनों के लिए। तो ये चौथे नंबर पर आता है और भातृकारक से इसके अंश कम होंगे तो वो जो ग्रह होता है फिर मातृकारक बन जाता है। इसको मध्य कारक भी कहा जाता है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा और इसका क्या महत्व रहेगा ये भी आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 7 हमारे कारक होते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं। तो इसके बाद होता है पुत्र कारक, यानी आपकी संतान को जो सिग्निफाई करता है, तो इसके अंश इससे जो कम अंश होंगे वो पुत्र कारक बन जाएगा। फिर उससे जो कम अंश होंगे वो होता है ज्ञाति कारक, ये आपके रिश्तेदारों को सिग्निफाई करता है। और लास्ट में होता है स्त्री कारक, जिसके सबसे कम अंश होते हैं कुंडली में, वो स्त्री कारक माना जाता है। इसको किसी किताबों में आप देखेंगे तो दारा कारक भी कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से फलित आप दारा कारक से कर सकते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये आप नोट कर लीजिए, 7 जो है चर कारक हो गए। ये पहले के ऊपर 3, फिर ये नीचे के 3 और जो बीच में आता है इसको मध्य कारक कहा जाता है। इसकी बहुत विशेषता है और इस पे किस तरह से इसको आपको प्रेडिक्शन पार्ट में इस्तेमाल करना है ये आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना जो है नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे सिर्फ दारा कारक के बारे में। अब जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या जिस भी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, तो ये दारा कारक जो होता है दोनों कुंडलियों में देखा जाता है। पुरुष की कुंडली है तो स्त्री कारक, अगर स्त्री की कुंडली है तो भी दारा कारक को आप ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब ये ज्योतिष बनी थी तो ये पुरुष प्रधान ज्योतिष थी, पुरुषों के ऊपर ये ज्योतिष बनाई गई थी। लेकिन दारा कारक का मतलब आप दोनों जगह ले सकते हैं, यानी आपके पति या आपकी पत्नी। अब जिस पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, अगर दारा कारक शुभ प्रभाव में है कुंडली में, या आपको कुंडली में देख लेना है, अगर दारा कारक शुभ प्रभाव में है तो विवाह अवश्य होता है। उसमें देरी हो सकती है, वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे चार्ट में, लेकिन शुभ प्रभाव में आने की वजह से ये विवाह के संकेत अवश्य देता है दोस्तों। अगर दारा कारक पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा, कभी कभी आप कुंडली देखेंगे, कुंडली आराम से आप देखते हैं सप्तमेश भी बली होता है, सप्तम भाव पर कोई पाप प्रभाव नहीं होता है, किसी भी तरह से आपको नहीं दिखता है कुंडली में कि इनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो खराब होगा, दूसरा भाव भी सही होता है। लेकिन वहां पे हमें क्या देखना है, और हर कुंडली में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि दारा कारक के ऊपर बहुत ज्यादा अगर पाप प्रभाव होगा या दारा कारक राहु केतु एक्सिस में फंस जाएगा, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी की आप कुंडली देखेंगे तो उनके दारा कारक सूर्य देव हैं जो कि राहु केतु एक्सिस में हैं, तो ये विवाह में प्रॉब्लम करते हैं या पत्नी से वियोग करवा सकते हैं दोस्तों। दारा कारक पर जितना ज्यादा पाप प्रभाव होगा उतना आपकी पत्नी को भी कष्ट हो सकता है। अब जब गोचर में कोई ऐसे ग्रह जो दारा कारक के ऊपर से गोचर करे, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्रदेव दारा कारक बन जाते हैं, हालांकि शुक्रदेव पत्नी के भी कारक होते हैं, लेकिन अभी हम पराशरी नियम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। अगर किसी की कुंडली में शुक्रदेव दारा कारक बन जाते हैं, यानी स्त्री कारक बन जाते हैं,
तो क्या होगा, जब जब शुक्र देव के ऊपर से पापी ग्रह गोचर करेंगे दोस्तों, उस समय में पत्नी को कष्ट हो सकता है। और अगर आपकी दशा अंतरदशा भी बहुत ज्यादा खराब होगी तो वो समय आपकी पत्नी के लिए कष्टपूर्ण हो सकता है। ये एक नियम है पत्नी को कष्ट कब होगा ये देखने का दोस्तों, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। अब जब दारा कारक के ऊपर बृहस्पति देव गोचर करेंगे, अब कुंडली में हो सकता है बृहस्पति देव भी आपके दारा कारक बने जाएं, लेकिन जब दारा कारक के ऊपर बृहस्पति देव गोचर करते हैं तो उस समय में जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता है उनके विवाह के योग जागृत हो जाते हैं दोस्तों। या दारा कारक के ऊपर शुक्र देव भी जब गोचर करते हैं तो ये भी एक शुभ समाचार होता है, विवाह के योग उस समय में जागृत हो जाते हैं। लेकिन शुक्र देव जो है बहुत कम समय के लिए रहते हैं गोचर में, तो जो ग्रह लंबे समय के लिए गोचर में रहते हैं उन्हीं से ये फल जो है देखा जाता है। अब किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो आप कुंडली में देखिए क्या दारा कारक की अंतरदशा आने वाली है या दारा कारक की महादशा ही आरंभ हो चुकी है, तो उस समय में भी विवाह के जो योग होते हैं पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं दोस्तों। दारा कारक का बृहस्पति या शनि देव से कुंडली में अगर प्रभाव पड़ रहा हो, यानी दारा कारक पर बृहस्पति देव और शनि देव अगर प्रभाव डाल रहे हों तो भी विवाह अवश्य होता है दोस्तों। उसमें देरी हो सकती है, उसमें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी आ सकती है, वो एक अलग चीज है दोस्तों। ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब दारा कारक ग्रह जो कुंडली में होगा उसके स्वभाव के मिश्रण भी आपकी पत्नी या आपके पति के अंदर आने वाले हैं दोस्तों। अब किसी की कुंडली में मान लीजिए मंगल देव दारा कारक बने जाते हैं, तो मंगल देव के जो गुण होते हैं, गुस्सा, एग्रेशन, जोश, एनर्जी, ये सब चीजों के गुण भी आपकी पत्नी के अंदर आ जाएंगे दोस्तों। तो दारा कारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जब आप देखें किसी कन्या का या किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है तो दारा कारक के उपाय करने से भी जो विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं वो ठीक हो जाती हैं और विवाह के जो योग होते हैं वो कुंडली में जागृत हो जाते हैं दोस्तों। तो ये आप हर कुंडली में देख सकते हैं। अब दारा कारक को आपको नवमांश में भी देख लेना है कि नवमांश में उनकी क्या पोजीशन है। अगर दारा कारक नवमांश में छठे, आठवें या 12वें भाव में चले जाते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं होता है वैवाहिक सुख के लिए। या नवमांश में भी दारा कारक बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में आ जाएंगे तो भी अच्छा संकेत नहीं होता है एक अच्छे और वैवाहिक, एक अच्छे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोस्तों। तो ये दोनों कुंडलियों में आपको एक साथ देखना है। इससे आपकी पत्नी के जो पत्नी का जो व्यवहार होता है वो भी पता चल सकता है या आपके पति का जो व्यवहार होता है वो भी दारा कारक के ग्रह से पता चल जाता है। और इसको देखने के लिए एक और विधि होती है, वो होती है कारकांश कुंडली दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली होती है, इसमें पहले भी मेरी एक वीडियो है, तो इसको सेकंड पार्ट में मैं या थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा कि कारकांश कुंडली से भी दारा कारक जहाँ पे रहते हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योग आपके पति या पत्नी का जो व्यवहार होता है उस पर बहुत सारी चीजें जो उस पर निर्भर करती हैं दोस्तों। तो ये कारकांश कुंडली कैसे बनाई जाती है इसको लेकर बहुत ही मतभेद हैं हिंदू ज्योतिष में। तो ऐसे ही सब चर कारक जो होते हैं, जो आत्मा कारक, अमर्त्य कारक, इन सब पे कुछ कुछ चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो दारा कारक होता है, क्योंकि विवाह से रिलेटेड जो है बहुत से प्रश्न आते हैं, बहुत से लोगों के विवाह नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे योग भी आपको कुंडली में देखने पड़ेंगे कि दारा कारक भी अगर कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित है तो भी ये विवाह में देरी के योग बना देता है दोस्तों।
तो ये एक छोटी सी वीडियो है चर कारकों के बारे में, और मेरा आग्रह है सबसे, जब भी आप चर कारक बनाते हैं ये आप अपने हाथ से बनाइए, किसी भी सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं रहिए। क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर्स में राहु और केतु को भी इस श्रेणी में रख लिया जाता है, लेकिन जो जेमिनी के जो नियम है उसमें 7 ही चर कारक बताए गए हैं, राहु केतु को उसमें नहीं लिया जाता है दोस्तों। तो जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री इसके होंगे उनको आप यहाँ लिखिए, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, और ये जो है इसको आप यहाँ पे गोला कर सकते हैं, ये मध्य कारक होता है। इसका क्या महत्व होगा ये आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। बहुत से मेरे पास प्रश्न आए थे कि चर कारकों के ऊपर भी कुछ बताया जाए, तो इसको डिकोड कैसे करना है, कुंडली में क्या हमें देखना है कि कहाँ पे आत्मा कारक है, किस ग्रह से उन्होंने युति करी, किस ग्रह से दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, दारा कारक कुंडली में कहाँ गए, किस ग्रह से उन पर दृष्टि पड़ी, ये सारी चीजें आने वाले समय में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दारा कारक लगन कुंडली में किस ग्रह के प्रभाव में आते हैं, ये भी दर्शाता है कि आपकी जो पत्नी होगी आपके जीवन में किस दिशा से आने वाली है दोस्तों। ये भी दारा कारक से देख के पता चल जाता है। मान लीजिए दारा कारक आपके तीसरे भाव में आ जाते हैं और उनके साथ राहु देव अगर विराजमान हो जाते हैं तो आपकी पत्नी किसी दूसरे शहर से आ सकती है या दूसरी जाति की हो सकती है। अब दारा कारक 12वें भाव में होंगे, 11वें भाव में होंगे, तो ये सारा एक नियम है। इसको एक एक करके समय मिलेगा तो आपको विस्तार में दारा कारक के बारे में और बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ ये बेसिक ही मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई है। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ और अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे चर कारकों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों ये, और बहुत से जो अभी विद्यार्थी हैं जो ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं चर कारकों के ऊपर महत्व नहीं देते हैं दोस्तों, जबकि इनको जब आप फलित करते हैं बिल्कुल साथ साथ देखना चाहिए। जय श्री